नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चले खबरों की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है जहां बिहार में 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में इस शपथ ग्रहण के लिए भव्य समारोह की तैयारियां तेज है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। पीएम इस दौरान न सिर्फ आपको बता दें केवल संगठनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, बल्कि पटना की सड़कों पर एक विशाल रोड शो के जरिए जनता से रूबरू भी होंगे। वहीं पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों और 2 दर्जन से ज्यादा डीएसपी की निगरानी में 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा रहे हैं लगातार बिहार सत्ता के सुपरस्टार विस्तार में कौन कौन शामिल होंगे। जेडीयू से संभावित मंत्री जमा खान, सुनील कुमार, रत्नेश सदा, अशोक चौधरी। वहीं बीजेपी से मंगल पांडे, हरी सहनी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, ये सभी इस दौरान शामिल होंगे। बिहार में सत्ता के सुपर विस्तार में ये मंत्री शामिल होंगे, जहां आपको हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए उन नामों को भी आपके साथ साझा कर रहे हैं जो इस दौरान इस विस्तार के दौरान शामिल होंगे। बिहार में 7 मई को मंत्रिमंडल का ये विस्तार होने जा रहा है, जहां पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के लिए भव्य समारोह की तैयारियां भी तेज कर दी गई। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही अमित शाह, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता इस दौरान शामिल होंगे। पीएम इस दौरान न केवल संगठनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, बल्कि पटना की सड़कों पर एक विशाल रोड शो के जरिए जनता से रूबरू भी होंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों और 2 दर्जन से ज्यादा डीएसपी की निगरानी में 3000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं बिहार की सत्ता में सुपर विस्तार में कौन कौन से वो नाम हैं जो इस दौरान शामिल होंगे। तो वहीं जेडीयू से संभावित मंत्री जो है आपको बता दें जमा खान, सुनील कुमार, रत्नेश सदा, अशोक चौधरी। वहीं बीजेपी से मंगल पांडे, हरी सहनी और विजय सिन्हा शामिल होंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और वियतनाम के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर जोर देते हुए एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हर क्षेत्र में सहयोग अब नए स्तर तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत और वियतनाम का द्विपक्षीय व्यापार पिछले 1 दशक से दुगना होकर लगभग $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक इसे $25 बिलियन तक ले जाने के लिए आज कई अहम निर्णय भी लिए गए। आगे और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनिए जरा। अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम का बायलैटरल ट्रेड पिछले 1 दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और हम वियतनाम के
ड्ररियन और पोमेलो का। इतना ही नहीं, हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी पार्टनरशिप के अहम स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को भी बूस्ट करने के लिए आज हमने अपने सेंट्रल बैंक के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम भी जल्द ही लिंक होने जा रहे हैं। साथ ही अब हम दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को भी मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। वैश्विक उथल-पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे। जैसा कि बुद्ध की शिक्षाओं की भावना है कि यदि आप किसी और के लिए दीप जलाते हैं तो वह आपके अपने मार्ग को भी प्रकाशमान करता है। इसी भावना के साथ हम एक दूसरे के विजन और गोल्स को सपोर्ट करते हुए विकसित राष्ट्र बनने की अपनी आकांक्षाओं को मिलकर साकार करेंगे। योर एक्सेलेंसी, जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट तोलम, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, सिन चाओ। प्रेसिडेंट तोलम का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद 1 महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। यह हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है। उनकी इस यात्रा और हमारी सार्थक चर्चाओं से हम अपने आपसी गुडविल को कई ठोस परिणामों में बदल रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। पिछले वर्ष
जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सॉन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे। फ्रेंड्स, 1 दशक पहले मेरी वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम आसियान में भारत का पहला कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक भारत बना था, पार्टनर के रूप में बना था। तब से हमारे संबंधों ने तेज और व्यापक प्रगति की है। सिविलाइजेशनल टाइज के साथ साथ हमारे ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म संबंध भी और मजबूत हुए हैं। इस मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत और वियतनाम के संबंधों को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चाएं हुई। बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने आपको बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने वर्ष 2030 से 31 तक कपास उत्पादन को 450 लाख गाढ़ तक पहुंचाने के उद्देश्य से 5,659 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना 5F विजन पहल का हिस्सा है, जिसमें अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और नए जमाने के रेशों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्रांति किसानों के लिए जो कॉटन का मिशन है, जिसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना, क्वालिटी भी बढ़ाना और टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ाना। आज कैबिनेट ने जो अप्रूव किया वो करीब 32 लाख किसान जो हमारे कपास उगाते हैं देश में, उनके लिए बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम होगा। नाम इसका कपास क्रांति रखा गया है। कपास हिंदी में कॉटन को बोलते हैं। अभी भारत करीब विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। 297 लाख बेल्स प्रोडक्शन। लेकिन जो डिमांड है, क्योंकि भारत में टेक्सटाइल, गारमेंट, इसकी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, तो जो डिमांड है वो एक्सपेक्टेड है 450 लाख बेल्स बाय 2030-31। जो आने वाले समय में डिमांड आने वाली है, उसके लिए अभी से तैयारी करना, ये आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का हमेशा से प्रयास रहता है कि शुरू से ही उसके लिए काम चालू करें। तो इस डिमांड को मीट करने के लिए आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है, 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना।
ने हालिया चुनाव परिणामों के बाद केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी कर सीटें जीती जा रही हैं और इसे वोट चोरी बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में 240 सांसदों में से हर छठा सांसद कथित तौर पर ऐसे ही तरीकों से जीत कर आया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहा जाना चाहिए। इसके साथ ही हरियाणा का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए तैयारी की है। लू कार्य योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सचिवालय से 13 लू राहत वैन को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पूरे शहर के लिए एक व्यापक लू कार्य योजना तैयार की है, जिनमें हर वर्ग और हर नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया। इसके तहत एक विशेष पुस्तिका भी जारी की गई है, जिसमें गर्मी से बचाव के उपायों की जानकारियां भी दी गई है। लगातार हीट एक्शन प्लान पे जो काम चल रहा है पूरे शहर में, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, आज उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने अपना हीट एक्शन प्लान भी जारी किया, उस पे किताब भी जारी की और 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए 13 वो गाड़ियां जो कि इस हीट के साथ जंग करेगी दिल्ली भर में, जिसमें वाटर कूलर भी है, फर्स्ट एड भी है, ORS भी है और इस तरह की कैप और गमछे जो गर्मी के समय वहां पे चौक चौराहे पे खड़े हुए लोगों को बांटे जाएंगे, जिससे उनको गर्मी में बहुत रिलीफ मिलेगा। दिल्ली सरकार बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड है उन सभी श्रमिक भाई बहनों को लेकर के जो गर्मी के दौरान बाहर काम करते हैं। उनके लिए हमने 1 से 4 का दोपहर का रेस्ट भी दिशा निर्देशित किया है सभी प्राइवेट और पब्लिक संस्थानों को। और बच्चों को भी स्कूल में हमने पूरी तरीके से डिहाइड्रेशन के लिए वाटर बेल से लेकर के उस पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए स्कूल अथॉरिटीज को बोला है, जहां पे बच्चों की देखभाल बेहतर ढंग से की जा सके। हॉस्पिटल्स में कूल रूफ और हीट वेव से रिलेटेड सारी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, वहां पे एक्स्ट्रा बेडिंग की फैसिलिटी, इस सब। तो वहीं प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम थीम पर आधारित नॉर्टेक सिंपोजियम 2026 का भव्य समापन समारोह प्रयागराज में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। समापन समारोह में रक्षा तकनीक और नवाचार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चाएं की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग और साथ ही सहयोग को बढ़ावा देना बताया गया। इस दौरान विशेषज्ञों, सैन्य अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने अपने विचार भी साझा किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन को भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। और राष्ट्रकवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा श्लोक से उस भुजंग को जिसके पास जरल हो उसे क्या, जो बंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। याद रखना, जिसके पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वही अपनी संवेदना भी दे पाएगा और वही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतनी सामर्थ्य हो। आज हम अपनी सामरिक और आंतरिक शक्ति को इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें किसी पर आक्रमण करना, और इसलिए हमारी उदारता को कोई हमारी व्यवस्था न समझने की भूल करें। राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं आती, इसके लिए सुरक्षा, स्थिरता और सामर्थ्य का मजबूत आधार उतना ही आवश्यक भी होता है। उत्तर प्रदेश में
2017 में। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से अप्रैल महीने की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी और बिचौलियों के पहुंचे। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए एक मजबूत सहारा बन रही है। डीबीटी प्रणाली में से पारदर्शिता बढ़ी है और लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल रही है। सरकार लगातार डिजिटल प्रणाली को मजबूत कर रही है ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब स्थित श्री हजूर साहिब के लिए तीर्थयात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को पवित्र स्थलों की यात्रा कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरती से श्रद्धालुओं को बता दें शुभकामनाओं के साथ रवाना करना सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि इससे पहले भी राज्य सरकार द्वारा अंबाला कैंट से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन और बसों के माध्यम से प्रयागराज महाकुंभ के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की गई थी। श्री प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर श्री गुरु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, इसके तहत श्रद्धालुओं को सचखंड हजूर साहिब नांदेड़ साहिब में आज कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया है, इस पवित्र भूमि से, धार्मिक भूमि से, गुरु गोविंद सिंह जी की उस पवित्र भूमि पर आज श्रद्धालुओं का एक जत्था गया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यात्राएं ये हरियाणा सरकार जो हमारे ऐसे तीर्थ यात्री है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुरहानपुर में आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम में स्थानीय उद्योगपतियों और व्यवसायियों के साथ सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना और नए निवेश को आकर्षित करना रहा। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों की समस्याएं और सुझाव सुने और उन्हें आपको बता दें आश्वासन भी दिया कि राज्य सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचे और नीतियों में सुधार किया जा रहा है। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी स्थित राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। इससे पहले असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने राज्यपाल को असम विधानसभा चुनाव परिणाम औपचारिक रूप से सौंपे और नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की आधिकारिक सूची भी उन्हें दी। बता दें, हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीतकर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया। वहीं बीजेपी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसके सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की और असम गण परिषद में 10 सीटें जीती। तो मैं आपको बता दें, जीतकर विधानसभा में दूसरी बड़ी पार्टी की। आज मैं असम के महामहिम राज्यपाल महोदय को साक्षात किया और गणतांत्रिक परंपरा को पालन करते हुए मैं और मेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों का पदत्याग पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय का सामने उपस्थित करवाए। साथ में हमारे जो विधानसभा है उसको भी भंग करने के लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को परामर्श दिया। मेरा पदत्याग पत्र, मेरा मंत्रिसभा की पदत्याग पत्र दोनों राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया और राज्यपाल महोदय ने असम विधानसभा को भी भंग कर दिए। जब तक नया मुख्यमंत्री का शपथ नहीं होते हैं
जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते हैं तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए RN TV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।